तो ये है देखो भाई शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन, इसी के नीचे जाना है। कुछ फीस वगैरह भी यहाँ पे भरनी है और सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करवाने हैं। कनाडा का भी यहीं पे है भाई, यूएस का भी है यहाँ पे, एक जापान का भी है और चाइना का भी है। तो एक फ्लोर और नीचे जाना है चाइना के लिए। ये आ गया भाई, उतरते ही लिखा है ना इस बोर्ड के पीछे, चाइनीज़ वीज़ा एप्लीकेशन सर्विस सेंटर, यहीं जमा करवाना है सब। नॉर्मल वाले की जो इन्होंने अपने को वेटिंग टाइम बताया वो बताया 6 वर्किंग डेज, यानी कि आज का नहीं गिना जाएगा भाई। फाइनली अपना वीएफएस से कुरियर आ गया, क्योंकि मैंने कुरियर सर्विस ली थी, आपको बताया था। तो भाई नमस्ते। वर्ल्ड ट्रिप के फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि मैं अपनी इस महिंद्रा स्कॉर्पियन को वर्ल्ड रोड ट्रिप पे ले जा रहा हूँ, क्योंकि भाई 2018 में मेरा सपना था 100 कंट्रीज की रोड ट्रिप करने का, 1 लाख किलोमीटर इंटरनेशनल चलाने का। तो इसलिए भाई अब ये फाइनल स्टेज होने वाली है अपने इस सपने की। पहले मैं इसको लंदन ट्रिप पे लेकर गया, ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पे लेकर गया, अब जो बची हुई कंट्रीज है अपनी सारी करके आएंगे, ताकि 100 कंट्रीज का सपना पूरा हो सके। तो भाई इस ट्रिप को करने के लिए सबसे पहली जो कंट्री आएगी वो आएगी नेपाल। नेपाल के लिए हमें कोई भी वीज़ा नहीं चाहिए एज अ इंडियन सिटीजन, लेकिन जो अगली कंट्री है चाइना, उसके लिए हमें भाई एक वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, और वो भी एक स्टिकर वीज़ा की, जो कि हमारे पासपोर्ट में छप के आएगा। तो कैसे ये चाइना का वीज़ा आप एज अ इंडियन सिटीज़न या एज अ इंडियन पासपोर्ट होल्डर अप्लाई कर सकते हो, कितनी फ़ीस आएगी, क्या क्या प्रोसेस है, मिलता भी है या नहीं मिलता है, आसान है मुश्किल है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, वो सब मैं आपको इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। बाकी अभी आने वाली 2-3 वीडियोस वीज़ा से रिलेटेड होने वाली है, उसके बाद जो अपनी ट्रिप फाइनल शुरू हो जाएगी बाय रोड वाली। बाकी भाई अगर आप भी मेरी तरह ही वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ, मतलब अपने घर वालों से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, और साथ ही साथ ट्रैवल करते करते पैसा एक्स्ट्रा कमाना भी चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाके एक सस्ता सा कोर्स है, आप अगर वो परचेज़ करोगे, सारी फॉलो करोगे चीज़ें, तो आप भी जल्दी से जल्दी जो है ट्रैवलिंग शुरू कर सकते हो और अर्न भी कर पाओगे साथ ही साथ। तो ले लेना भाई, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और साथ ही साथ मेंबरशिप भी मैंने लॉन्च कर दी है। 3 मेंबरशिप है, जो बीच वाली मेंबरशिप है स्क्रीन पे प्राइस आ रहा होगा, वो अगर आप परचेज करते हो तो दूसरे लोगों से थोड़ा जल्दी वीडियोस आप इस ट्रिप की देख पाओगे। तो जिनको थोड़ी जल्दी जल्दी ऐसे बेचैनी सी होती है ना कि भैया व्लॉग डाल दो, उनके लिए वो मेंबरशिप काफ़ी काम की होने वाली है। कुछ घंटे या हो सकता है कई केस में कुछ दिन पहले ही आपको मेरे व्लॉग्स देखने को मिल जाएंगे। तो भाई सबसे पहले तो आपको क्या करना है, VFS की ना इस वेबसाइट पे आना है, जिसका लिंक मैं नीचे डायरेक्ट दे दूंगा। तो फॉर्म शुरू करने से पहले VFS की एक फ़ीस पे करनी पड़ती है आपको, जो कि अराउंड 2604 रुपीज़। बुक नाउ पे क्लिक करते हैं। अब ये देखो GST वगैरह लगा के 3073 रुपीज़ बन रही है पर पर्सन। तो नॉर्मल सा फॉर्म है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ट्रैवलिंग टू चाइना, नेशनैलिटी में इंडिया, अप्लाइंग फ्रॉम दिल्ली से कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ़ पैसेंजर हम 2 लोग हैं, तो 2 लोग की फ़ीस देख लो 6146 रुपीज़ हो गई। पेमेंट डेट जी आज की ही करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद पेमेंट के ऑप्शन आ गए, हम UPI चूज़ कर लेते हैं, ये स्कैनर आ जाएगा, इसको स्कैन करके पेमेंट करनी है। तो ये करने के बाद आपके पास एक ईमेल आएगा, उस ईमेल को एज अ PDF आपको डाउनलोड करके रख लेना। वो अभी फॉर्म भरेंगे उसमें अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब फॉर्म भरने के लिए भाई एक और लिंक मैंने नीचे दिया होगा, उस पर आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो ये चाइना वीज़ा की वेबसाइट पर आ जाओगे। अब यहाँ पर्पस ऑफ विजिट में हम टूरिज्म सेलेक्ट करेंगे, L वाला, तो L वीज़ा लगवाना है हमें, स्टार्ट अ फॉर्म। देन भाई ये साइन इन करने के लिए बोल रहा है, अब हमारे पास तो है नहीं, तो इसलिए हमें क्रिएट नाउ पे क्लिक करना है, एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये खुल गया भाई, इंडिविजुअल वाले पे क्लिक करना है, ईमेल डालना है, पासवर्ड चूज़ करना है, और उसके बाद कोड चूज़ करना है यहाँ पे, मतलब डालना है जो ईमेल पे आया होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको वापस से डिटेल से साइन अप करना है जो आपने चूज़ करी थी। देन इसके बाद पासपोर्ट टाइप पूछ रहा है, तो वो हमारा नॉर्मल हो गया, मतलब ऑर्डिनरी। वैलिडिटी पूछ रहा है कितनी है पासपोर्ट की, तो 6 मंथ से ज़्यादा है। फिर ये पूछ रहा है सेलेक्ट योर डेट ऑफ अराइवल इन चाइना, तो 2026 डाल दिया। फिर पर्पस टूरिज्म, स्टार्ट करते हैं फॉर्म। तो ये कुछ चीज़ें लिखी आ गई है, पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, बट मैं अभी स्किप करता हूँ। ये रीडिंग कम्प्लीटेड, स्टार्टिंग टू फिल आउट द फॉर्म। अब ये कह रहा है वीज़ा सेंटर जहाँ पे हम सबमिट करेंगे वो न्यू दिल्ली में, कंफर्म करते हैं। वेबसाइट बड़ी स्लो है, देखना भाई, लोड ही नहीं होके दे रही। लो जी लो, लोड हो गई है। स्टार्ट फिलिंग इन द फॉर्म, क्लिक कर दिया। सबसे पहले तो भाई अपलोड फ़ोटो, तो फ़ोटो के लिए गाइडलाइन आप यहाँ से पढ़ सकते हो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मैंने रेडी कर रखी है। अब ये जो स्क्वायर्स है भाई, इसके अंदर हमें फ़ोटो को लाना है, तो थोड़ा जूम आउट करते हैं, और ठीक है ना, सही हो गई सेलेक्ट। एक बार करते हैं ज़रा फिनिश। अगर तो ये एक्सेप्ट कर लेगा तो टिक आ जाएगा, वरना ये कहेगा री अपलोड। तो देखो आ गया ना, योर फोटो इज़ एक्सेप्टेड। चलो जी। देन अब पासपोर्ट का डेटा वाला पेज, यानी जिसमें आपकी फ़ोटो है, वो अपलोड करना है। उसके बाद भाई जेंडर सेलेक्ट करना है, प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे कंट्री, स्टेट और सिटी, मैरिटल स्टेटस में अपना डाल देना जो भी, करंट नेशनैलिटी इंडियन है। ID नंबर में आप अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है यहाँ पे।
डू यू हैव एनी अदर नेशनैलिटी, तो नो करना है। अगर है आपकी और कोई तो यस करना। डू यू हैव परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस इन अदर कंट्री, किसी और कंट्री में आपका परमानेंट रेजिडेंट है तो यस या नो, मेरा नो है। इसके अलावा कभी आपने किसी और देश की नेशनैलिटी रखी है तो यस नो करना है, तो नो कर दिया मैंने भी। फिर टाइप ऑफ पासपोर्ट पूछ रहा है, ऑर्डिनरी, पासपोर्ट नंबर डालना है, इशूइंग कंट्री इंडिया, प्लेस ऑफ इशू जो भी आपके पासपोर्ट में लिखा हो वही लिखना, और एक्सपायरेशन डेट डालनी है। देन उसके बाद भाई टाइप ऑफ वीज़ा, वही टूरिज्म एल वीज़ा, इंडिविजुअल टूरिस्ट हो या ग्रुप टूरिस्ट हो तो जो भी आपके केस में इंडिविजुअली लिखना है यहाँ पे। अगर किसी बड़े ग्रुप के साथ जा रहे हैं तो ग्रुप, क्योंकि ग्रुप टूरिस्ट में आपको ट्रैवल एजेंसी लिखनी पड़ेगी इन चाइना, और ट्रैवल एजेंसी का लाइसेंस नंबर भी। तो आपको पता ही है, मैं तो एडवर्ड जो थे हमारे गाइड, उनकी कंपनी के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरे पास दोनों ही चीज़ें हैं, ट्रैवल एजेंसी का नाम भी है और उनका लाइसेंस नंबर भी है। देन उसके बाद ये पूछ रहा है सर्विस टाइप, तो नॉर्मल या एक्सप्रेस। नॉर्मल बेसिकली 7 से 8 दिन लगते हैं और एक्सप्रेस में शायद 2 से 3 दिन लगते हैं, तो फीस ज़्यादा है एक्सप्रेस की, तो वो अवॉइड ही करते हैं, नॉर्मली कर लेते हैं। देन भाई वीज़ा की वैलिडिटी कितने मंथ की चाहिए, तो मुझे 3 महीने की चाहिए। मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ योर एप्लीकेशन, तो 24 दिन की आइटनरी है, वो लिख दी। फिर एंट्रीज पूछ रहा है सिंगल डबल मल्टीपल, हमारी सिंगल ही चाहिए, और ये मेरे 24 दिन नहीं थे 25 दिन है, तो साथ साथ ना सेव भी करते चलना भाई, ताकि कुछ भी डिटेल वो ना हो जाए। अब करते हैं। देन ये पूछ रहा है करंट ऑक्यूपेशन, बिजनेसमैन, एम्प्लॉय हो, एंटरटेनर हो, एग्रीकल्चर हो, स्टूडेंट हो, जो भी हो आप यहाँ से अपना भर सकते हो। अनएम्प्लॉयड हो तो अनएम्प्लॉयड भर देना। देन फिर वर्क एक्सपीरियंस में लिखना पड़ेगा पास्ट 5 ईयर का, कब से शुरू किया है, ईयर और उसका मंथ, और कब तक कर रहे हो आप, तो वो तो करंट ही है अगर आज तक कर रहे हो। फिर नेम ऑफ एम्प्लॉयर मतलब कंपनी का नाम, एड्रेस कंपनी का, टेलीफोन नंबर कंपनी का, सुपरवाइज़र का नाम, सुपरवाइज़र का टेलीफोन नंबर, फिर आपकी पोजीशन क्या है और ड्यूटी क्या है, ये सब कुछ भरना है भाई। तो ये एक जॉब है ऐसी, अगर आप आज तक 4-5 जॉब कर चुके हो तो आपको नीचे ऐड का बटन दिख रहा है, ऐड करते जाओ, तो पूरा अपना चिट्ठा लिख देना कहाँ क्या क्या काम किया है। देन उसके बाद अपनी पढ़ाई लिखाई से भी सब कुछ बताना है, तो हाईएस्ट डिप्लोमा / डिग्री मतलब कॉलेज का नाम, डिग्री का नाम, मेजर ये छोड़ भी सकते हो, खाली है। और नहीं हो भाई डिग्री नहीं ले रखी, मतलब 12th पास आउट हो, तो ये नोट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना। देन उसके बाद अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये मतलब फ़ोन नंबर कौन पूछता है भाई आजकल, है लैंडलाइन थोड़ी होते हैं। देन फैमिली मेम्बर में स्पाउस, अगर आपकी वाइफ है या हस्बैंड आपके, तो उनका नाम लिखना है, नेशनैलिटी लिखनी है, ऑक्यूपेशन लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, कंट्री ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद फादर की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, भाई साहब देख रहे हो। देन मदर की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, बच्चे है तो बच्चों की इन्फॉर्मेशन लिखनी है, या फिर कोई रिलेटिव है इनके अलावा आपके चाइना में, तो उनको भी यस नो करना है। मतलब भाई ये तो पूरे ही खानदान का चिट्ठा ले रहे हैं, सोचो। देन जी उसके बाद पूछ रहा है डेट ऑफ अराइवल, और यहाँ लिखा भी है विद इन नेक्स्ट 90 डेज ये होना चाहिए आपका अराइवल, उसके बाद है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी जिस दिन भी आप एंटर करने वाले हो चाइना, उससे 90 दिन पहले तक ही अप्लाई कर सकते हो, उससे ज़्यादा पहले नहीं। फिर उसके बाद लिखा है अराइवल, किससे जा रहे हो, फ्लाइट नंबर लिख देना, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है पर हो तो लिख देना। डमी टिकट होगी तो उसमें भी होगा आपके पास फ्लाइट नंबर, वो लिख सकते हो आप। सिटी ऑफ योर डेस्टिनेशन, तो बीजिंग जाने वाले हो तो बीजिंग लिख देना, शंघाई जा रहे हो शंघाई, जो भी लिखना चाहो। फिर सिटी टू स्टे, कौन कौन से सिटी में आप रुक रहे हो वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। देन एड्रेस, होटल जो भी आपने बुक करवा रखा होगा, मतलब वही पे एट प्रॉपर्टी वाला होटल बुकिंग कर सकते हो आप, वो लिखना है। मैंडेटरी नहीं हालांकि एड्रेस, पर आप लिख देना, अच्छा है। फिर डेट ऑफ अराइवल लिखनी है, डेट ऑफ डिपार्चर लिखनी है, मतलब कब जाना है आपको। उसके बाद भाई डिपार्चर, ट्रेन या शिप या फ्लाइट का जो भी नंबर है वो, सिटी ऑफ डिपार्चर। इसके बाद आता है इन्वाइटिंग पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर आपके पास कोई भी इन्विटेशन नहीं है तो आप इसको नोट एप्लीकेबल चूज़ कर लो, बट मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा भाई, क्योंकि अभी चाइना के वीज़ा हो रहे हैं बहुत ज़्यादा रिजेक्ट, तो आप इनविटेशन लेटर का अगर जुगाड़ कर सको, इंडिया में बहुत सारे एजेंट्स हैं जो आपको दे देंगे, ज़रूरी नहीं आपको उन्हीं एजेंसी के साथ घूमना भी, आप घूमने अकेले जा सकते हो, बट इनविटेशन लेटर ले सकते हो, तो इससे क्या आपके वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो मेरे पास तो एडवर्ड की कंपनी का है इनविटेशन लेटर, क्योंकि मैं तो जेन्युइनली उन्हीं के साथ ही ट्रैवल करने वाला हूँ, तो उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दे दिया, वरना 1000-2000 रुपये में यहाँ लोकल एजेंट भी आपको बना के दे देंगे। तो कंपनी का नाम लिखना है, फिर उनका कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम लिखना है, उनका फ़ोन नंबर लिखना है, ईमेल लिखना है, जो भी उनका एड्रेस है, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, वो सब यहाँ डाल देना। फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में अपने किसी भी भाई बहन या फादर मदर जो भी
आपके साथ ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, जो इंडिया में ही है, उनका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डाल लो। फिर यहाँ लिखे हु विल पे फॉर दिस ट्रैवल, तो सेल्फ मतलब खुद, अदर कोई और, या ऑर्गेनाइजेशन है तो वो चूज़ कर सकते हो। फिर पूछ रहे पर्सन शेयरिंग द सेम पासपोर्ट विद यू, आर यू ट्रैवलिंग विद समवन हु शेयर्स द सेम पासपोर्ट, तो ये नो करना है। एक्चुअल में ना ये बहुत पहले होता था कि जैसे आपका कोई बच्चा है या कोई और है तो आप उन्हीं का नाम ना अपने पासपोर्ट में ऐड करवा सकते थे, तो उनका अलग से पासपोर्ट नहीं बनता था, तो उस केस में इसको यस करना होता है। बट अब इंडिया में ऐसा कुछ सीन नहीं है, बच्चों का अलग पासपोर्ट बनता है, आपका अलग होगा, तो इसको नो ही करना है हमेशा। देन भाई अगले स्टेप में ये पूछ रहा है कि आप कभी चाइना गए हो, तो मैं तो गया हूँ, यस कर देते हैं। और कभी चाइनीज़ वीज़ा मिला है, तो ऑब्वियसली चाइनीज़ वीज़ा मिला था तभी मैं गया था। तो फिर टाइप ऑफ वीज़ा पूछ रहा कौन सा था, वही एल था मेरा, मतलब टूरिज्म वाला। वीज़ा नंबर डाल दूंगा, प्लेस ऑफ इशू डाल दूंगा, इशू डेट डाल दूंगा। हैव यू एवर हैड योर फिंगरप्रिंट्स कलेक्टेड व्हेन अप्लाइंग फॉर अ चाइनीज़ वीज़ा, नहीं यार उस वक्त फिंगरप्रिंट तो नहीं मैंने दिए थे शायद से, तो नो करना है। हैव यू एवर गॉटन अ चाइनीज रेजिडेंस परमिट, तो नहीं भाई ये भी नहीं, नो है। फिर ये पूछा डू यू हैव एनी वैलिड वीज़ा इशूड बाय एनी अदर कंट्री, यस जी बहुत सारे वीज़ाज हैं। इफ़ यस प्लीज़ स्पेसिफाई, भाई अब क्या स्पेसिफाई करूँ, अच्छा कंट्री सेलेक्ट करूँ, बहुत सारे हैं, चलो बड़े बड़े कर दूंगा। फिर पूछा कंट्रीज यू हैव विजिटेड इन पास्ट 12 मंथ, तो यस भाई गया हूँ मैं काफ़ी, उनके भी एक दो के नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद ये बोल रहा है हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ चाइनीज वीज़ा और डिनाइड एंट्री इनटू चाइना, नो। कभी चाइनीज वीज़ा कैंसिल हुआ है, नो। कभी इलीगली चाइना एंटर किया, नो। क्रिमिनल रिकॉर्ड है चाइना में, नो। सीरियस मेंटल डिसऑर्डर नहीं है जी। पिछले 30 दिन में किसी ऐसे देश गए हो जहाँ पे कोई एपिडेमिक हो रहा हो, ना भाई। कोई स्पेशल स्किल है, फायर आर्म्स, एक्सप्लोजिव, न्यूक्लियर डिवाइस, नहीं जी। मिलिट्री में सर्व किया है, कभी नहीं जी। कोई पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सिविल आर्म फोर्सेज, ये सब कोई भी कभी ज्वाइन नहीं किया। किसी भी चैरिटेबल, प्रोफेशनल, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं किया। इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिक्लेयर, नो। सेव। तो ये भाई अगर आप अपना खुद का फॉर्म भर रहे हो तो एप्लीकेंट, कोई और भर रहा है तो इस पे टिक चूज करके वो कर देना। बाकी सबमिट होएगा न्यू दिल्ली में, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके सेव करते हैं पहले, और देन नेक्स्ट। अब ये कह रहा है भाई सब चीजें अपलोड करने के लिए क्या क्या। सबसे पहले तो भाई पासपोर्ट का जो डेटा पेज है ना वो आपको अपलोड करना है, जिसमें फोटो वगैरह होती है, एंड ब्लैंक पेजेस भी अपलोड करने हैं यहाँ पे। सबसे पहले डेटा पेज, फिर एक ब्लैंक पेज, फिर एक और ब्लैंक पेज, फिर पासपोर्ट का बैक पेज, यानी कि जहाँ पे आपका एड्रेस होता है। तो ये 2 ब्लैंक पेज इसलिए अपलोड करवा रहे हैं क्योंकि स्टिकर वीज़ा ना छप के आएगा, तो ये पहले ही देखना चाहते हैं कि पासपोर्ट में जगह होनी चाहिए स्टिकर वीज़ा, एंड जब आप चाइना जाओगे वहाँ पे स्टैंप के लिए, तो वो सब कर देना यहाँ। देन उसके बाद कलर फोटो जो अभी हमने करी थी वही सेम अपलोड कर देनी है यहाँ पे। फिर ये वाला ऑप्शन उनके लिए है जो बेसिकली आपकी जिस भी कंट्री की सिटीजनशिप है उससे बाहर रहते हो किसी दूसरे देश में, तब आपको वहाँ का लीगल जो है स्टेटस डालना है, अपलोड करना है। पर मेरे केस में वो वैलिड नहीं है क्योंकि मैं तो इंडियन हूँ और इंडिया में ही रहता हूँ। फिर ये कॉपी डालनी है पिछले चाइना वीज़ा की या रेजिडेंट परमिट की, तो चाइना वीज़ा की डाल दूंगा मैं, पिछले जो मेरे को मिला था 2025 में। फिर ये उनके लिए जो भाई फॉरेनर्स है लेकिन चाइनीज सिटीजन है, अब तो मेरे काम का तो नहीं है यहाँ कुछ भी। देन भाई एजेंसी मटेरियल, तो जैसे कि मैं एडवर्ड वाली कंपनी के साथ कर रहा हूँ तो उनका एक तो भाई इन्विटेशन लेटर वो अपलोड करना है, फिर एक उनका लाइसेंस का, जैसे अपना GST होता है उनका भी एक कोई लाइसेंस होता है, उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। फिर आइटनरी भी उन्होंने बना के भेजी है, वो भी अपलोड कर दूंगा। तो तीनों डॉक्यूमेंट है, बाकी ये ऑप्शनल है, अगर आप खुद ही ट्रैवल कर रहे हो तो ये सब डालने की जरूरत नहीं है। फिर ये है भाई वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर फीस पेमेंट रिसिप्ट, तो ये भाई रिक्वायरमेंट जो शुरू में मैंने VFS की फीस भरी थी ना, उसका एक ईमेल आया था, वो PDF यहाँ पे अपलोड करनी है। फिर भाई ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं रिक्वायर्ड फील्ड में, जैसे कि एयर टिकट और होटल, तो आने जाने की आप डमी टिकट बुक करवा लेना, होटल बुक करवा लेना, पे एट होटल करके, वो सब हो जाता है बड़ी आसानी से। और इसके अलावा आइटनरी यहाँ पे आप अपनी अटैच कर सकते हो। देन ये आ गया इन्विटेशन लेटर फॉर टूरिस्ट, तो यहाँ भी मांग रहा है इन्विटेशन लेटर, तो यहाँ भी भाई डाल देंगे जो मेरे गाइड ने बना के भेजा है, बस उसके बाद सेव करना और नेक्स्ट करना है। तो भाई मैंने अपना फॉर्म तो पहले भरा था, लेकिन मेरी वाइफ का जो है एक मॉडिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट आई है कि आपकी जो एप्लीकेशन नंबर है वो मैंने ब्लर कर दी होगी, रिजेक्ट हो चुकी है, प्लीज विजिट वीजा एप्लीकेशन सेंटर वेबसाइट टू चेक एंड अमेंड एज रिक्वायर्ड। तो इन्होंने रीजन भी दिया है कि काइंडली अप्लाई फॉर इंडिपेंडेंट वीजा। भाई मुझे लग ही रहा था कहीं ना कहीं जब मैं वो फॉर्म भर रहा था ना कि उसमें जो ग्रुप वाली कैटेगरी थी ना शायद वो हमारे ऊपर लागू नहीं होगी। मैंने ग्रुप इसलिए सेलेक्ट करी, मुझे लगा कि भाई मतलब हम एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं लेकिन एक एजेंसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो वो ग्रुप टूरिस्ट हो गए। बट मेरे ख्याल से भाई ग्रुप वीजा का मतलब होता है जब आप
काफ़ी बड़ा ग्रुप ट्रैवल कर रहा है एक साथ, हम तो 2 लोग ही है ना, तो उस केस में हमें इंडिविजुअल वीज़ा ही सेलेक्ट करना था। तो मेरे वाइफ का तो आ चुका ही है, बट मेरा अभी भी अंडर रिव्यू ही दिखा रहा है। तो शायद आज सैटरडे संडे हो गया, मंडे को मेरा भी अपडेट आ जाएगा कि आप भी इसको चेंज करके इंडिविजुअल करो। तो ये अच्छा है भाई इनका कि वापस से फीस वीस भरने का झंझट नहीं है, सीधा लॉग इन करो इनकी वेबसाइट पे, वहाँ मॉडिफाई का ऑप्शन आएगा, मॉडिफाई कर सकते हो, पूरा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जैसे शेंगन वीजा है, एक बार रिजेक्ट हो गया तो भाई पूरा पोतला फिर से रेडी करो, नया अप्लाई करो। लेकिन चाइना में कम से कम ये सही है कि उसी फॉर्म को आप री एडिट करके रीसबमिट कर सकते हो, तो मिलना होगा तो आपको फिर उस हिसाब से ये दे देंगे। तो अभी चलो इंडिविजुअल पे करता हूँ मैं क्लिक, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो देखो वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद हल्का सा मैं स्लाइड करूंगा तो यहाँ पे आ रहा है मॉडिफाई और व्यू। तो ये ऊपर वाला मेरे वाइफ का, तो मॉडिफाई का ऑप्शन आ चुका है, लेकिन मेरे में कोई मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं आया। तो देखो भाई जैसे ही मैंने वो इंडिविजुअल पे क्लिक किया ना, तो अब इसने बैंक स्टेटमेंट भी मांगनी शुरू कर दी। पहले ग्रुप वाले में नहीं मांग रहा था, मैं वही सोच रहा था यार बैंक स्टेटमेंट क्यों नहीं मांग रहा था अलग से, हालांकि मैंने लगा पहले भी दी थी। बट अभी मेरे वाइफ वाले में देखोगे आप तो पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है लास्ट 6 मंथ की। तो इसमें मैंने स्पॉन्सरशिप क्योंकि लेटर लगाया तो ये स्पॉन्सरशिप लेटर अपलोड कर दिया, अपनी 6 महीने की स्टेटमेंट अपलोड कर दी, साथ में अपनी 3 साल की ITR अपलोड कर दी। बट अब ये कह रहा है कि अगर आपकी ट्रिप कोई और स्पॉन्सर कर रहा है तो उनकी तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए जिसमें लास्ट 6 महीने में 1 लाख रुपए कंसिस्टेंटली होने चाहिए, जो कि मेरी हो गई स्टेटमेंट। बट एट द सेम टाइम जो एप्लीकेंट है उनकी भी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो अब उनकी स्टेटमेंट में मेरे हिसाब से 6 महीने की, मतलब 6 महीने तक 1 लाख रुपए होना हो फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी बैंक स्टेटमेंट लगानी है। तो यहाँ पर अब मेरे वाइफ की भी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी पड़ेगी भाई, और उसमें भी वही स्टैम्प साइन मरवाना पड़ेगा। प्लस भाई एक चीज़ और मांग रहे हैं, जो जिन्होंने भी हमें इन्वाइट किया ना, अब जैसे उनकी तो ट्रैवल एजेंसी है एडवर्ड जो है, तो मैंने उनके तो तीनों डॉक्यूमेंट लगा दिए, ये इन्विटेशन लेटर, ये आइटनरी और ये उनका रजिस्ट्रेशन, जैसे अपना GST होता है उनका ये रजिस्ट्रेशन होगा कुछ। बट ये कह रहा है कि अब फोटो कॉपी ऑफ द इन्वाइटर्स चाइनीज ID, उनकी ID का भी डालना है, जैसे उनका पासपोर्ट हो गया, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है उनका भी कुछ आधार कार्ड होगा वहाँ का, तो उसकी भी यहाँ पे भाई लगानी है, और उस पर एक वाटर मार्क भी होना चाहिए। देन दिस कॉपी इज ओनली प्रोवाइडेड टू एप्लीकेंट, उनका नाम हमारा, मतलब हमारा नाम, और फॉर टूरिस्ट वीज़ा यूज़। तो ये भाई अभी तक मेरे पास थी नहीं, तो ये मैंने एडवर्ड को मैसेज कर दिया, वो जैसे ही भेजेगा तो मैं इसमें भी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए भाई यहाँ सेव पे क्लिक करके इसको सेव कर देते हैं। और भाई बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है कि मतलब भरा मैंने अपना फॉर्म पहले, फिर उसके 1.5-2 घंटे बाद मेरी वाइफ का सबमिट हुआ था, बट आ गया उल्टा ही, समझ रहे हो। तो मुझे लग रहा है शायद से जो लास्ट में अप्लाई हुआ होगा उन्होंने पहले एप्लीकेशन उनकी उठा ली, अगला नंबर अपना ही होगा, ज़्यादा दिन लगने नहीं चाहिए। तो सैटरडे संडे की वजह से शायद से हॉलीडे आ गई बीच में, तो अब मंडे को जो है वो अपडेट आएगा। The next morning. तो भाई मेरे वाइफ वाला तो अप्रूवल आ चुका है, लेकिन वहां से ना वीजा सेंटर से कॉल आया हमें कि ऐसे ऐसे है, आपका जो था ना वो आपने ग्रुप वाले कैटेगरी में डाल दिया। मैंने कहा हाँ मैंने वो सही कर दिया, बट मेरा अप्रूव हो चुका है। मैंने कहा, तो कह रहे नहीं आपका भी ना गलती से अप्रूव हमने कर दिया ग्रुप कैटेगरी में, आप ना अब जो कंफर्मेशन आई है वो हमें ईमेल भेजो, हम वो एक तरह से डिलीट करेंगे पूरा फॉर्म, और अब आपको पूरा फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा। हालांकि फीस वीस कुछ नहीं भरनी, पर फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा एज अ इंडिविजुअल। तो ये तो भाई अजीब बात है, मतलब पहले कंप्लीट रिव्यू करा ही क्यों ऑनलाइन वाला, और कर दिया था तो फिर अब चेंज करने की जरूरत क्यों है। बट ठीक है चलो, अब हमने ईमेल उनको करा है, उन्होंने डिलीट करा है फॉर्म, अब मुझे वापस से भाई पूरा का पूरा फॉर्म अपना भरना पड़ेगा। और वो कह रहे हैं आज ही कर दोगे तो हम आज ही अप्रूव कर देंगे। तो सर्विस तो काफी फास्ट है। मैंने मेरे ख्याल से वेडनेसडे को फिल किया था, मेरा रिजल्ट आ गया था, नहीं मेरी वाइफ वाला का रिजल्ट आ गया था सैटरडे को, और मेरा आया था मंडे की सुबह सुबह। तो 3-4 दिन में ही कर दिया यार ऑनलाइन वाला प्रोसेस। मैंने तो सुना था 10 दिन 15 दिन 20 दिन लग रहे हैं, पता नहीं, चलो करना पड़ेगा फिर से फिल। एक तो भाई है भी इतना बड़ा फॉर्म, पता नहीं पूरी जिंदगी का चिट्ठा मांग लेते हैं, जितना US वीजा में था ना वैसे ही है सेम सेम। पर डॉक्यूमेंट्स तो सारे रेडी है मेरे पास, स्कैंड फटाफट हो ही जाएगा 15-20 मिनट में। तो भाई जो मेरा वाला भी अप्रूवल था वो उन्होंने 2 दिन के बाद कर दिया है। अब दोनों के हमारे कंफर्मेशन आ गए हैं, जिसको लेकर आ गया हूँ मैं दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ, जो VFS का ऑफिस है, शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है ना, उसी के नीचे बेसमेंट में। तो ये है देखो भाई शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन, इसी के नीचे जाना है। कुछ फीस वगैरह भी यहाँ पे भरनी है, और सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करवाने हैं, जैसे बैंक स्टेटमेंट वगैरह, बेसिकली जो जो ऑनलाइन जमा करवाया था वो सारे डॉक्यूमेंट्स, प्लस जो कंफर्मेशन आया ईमेल पे वो, VFS की जो फीस भरी थी उसका प्रिंट आउट, और क्या था एक चीज़ और, क्या जो फॉर्म भरा है उसकी PDF मतलब प्रिंट आउट निकाल के,
तो चलते हैं भाई, जमा करवाते हैं। कहते तो है 4 से 5 दिन में पासपोर्ट आ जाता है, बाकी लेट्स सी। रिजल्ट तो जब मिलेगा पासपोर्ट तभी पता चलेगा कि लगा कि नहीं लगा वीज़ा। कनाडा का भी यहीं पे है भाई, यूएस का भी है यहाँ पे एक, जापान का भी है और चाइना का भी है। तो एक फ्लोर और नीचे जाना है चाइना के लिए। ये आ गया भाई, उतरते ही लिखा है ना इस बोर्ड के पीछे, चाइनीज़ वीज़ा एप्लीकेशन सर्विस सेंटर, यहीं जमा करवाना है सब। चलो भाई सबमिट करवा दिया है। और जैसे कि मैंने बताया था, इनकी 2 सर्विस होती है, एक एक्सप्रेस और एक नॉर्मल। तो नॉर्मल वाले की जो इन्होंने अपने को वेटिंग टाइम बताया वो बताया 6 वर्किंग डेज, यानी कि आज का नहीं गिना जाएगा, कल से 6 वर्किंग डेज, जिसमें सैटरडे संडे इंक्लूडेड नहीं है और साथ में कोई छुट्टी होती है अगर हॉलीडे वगैरह या कोई त्यौहार है वो भी इंक्लूडेड नहीं है। और जो एक्सप्रेस वाला है उसके भाई शायद 1000 रुपये फ़ीस ज़्यादा थी और टोटल में, और उसमें बस 2 दिन का फ़र्क था, वो 4 वर्किंग डेज में आ जाएगा। तो देख लो आपकी मर्ज़ी है भाई, नॉर्मल करना है नॉर्मल करो, एक्सप्रेस करना है एक्सप्रेस। मैंने नॉर्मल वाला करा है अप्लाई अभी के टाइम पे। तो मेरे को उन्होंने जो है आज से 6 वर्किंग डेज़ बाद की, यानी कि टोटल 8 डेज़, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे पड़ रहा है, तो इस वजह से टोटल 8 दिन बाद मेरा पासपोर्ट जो है वो एम्बेसी से आ जाएगा, वीज़ा ऑफिस। और फिर मैंने कुरियर सर्विस और ले लिया 900 समथिंग रुपीज़ की पर पर्सन, जिसमें ये मेरे को कुरियर कर देंगे घर पे। अब मुझे इतनी गर्मी में भाई वापस दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, गुड़गांव में मिल जाएगा। तो टोटल जो फ़ीस मेरे से इन्होंने अभी एडिशनल भरवाई है वो है यहाँ पे 2900 समथिंग रुपीज़ तो थी वीज़ा की जो एम्बेसी फ़ीस थी, ठीक है। और इसके अलावा 900 रुपये जो है वो इन्होंने वीज़ा उसके कुरियर के भरवाए हैं। तो मोटा मोटा 7800 रुपीज़ 2 बंदों के लगे हैं यहाँ पर। और प्लस ऑनलाइन जो आप देख सकते हो 4000 कुछ थी नॉर्मल वाली, और 5,500 या 6,000 रुपये जो था वो हिसाब किताब लगा के। तो काफ़ी सस्ता पड़ता है अगर आप एज़ कम्पेयर टू किसी एजेंट से लगवा रहे हो। एजेंट तो भाई 15-15 हज़ार 18-18 हज़ार रुपये, कुछ 12-13 हज़ार में भी कर देते हैं। बट वैसे आप खर्चा देखोगे टोटल मिला के कुछ, अगर कुरियर फीस नहीं, अगर खुद से पिकअप आप कर लेते हो तो 4 से 5 हज़ार रुपये में आप चाइना का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अब लगेगा कि नहीं लगेगा वो तो पासपोर्ट जब डिलीवर होगा तभी पता चलेगा। बट ऑनलाइन कहते हैं ऐसा कि मतलब ऑनलाइन रिव्यू आने के बाद, मतलब ऑनलाइन अगर आपका अप्रूवल हो चुका है तो 90% चांसेस होते हैं कि मिल जाएगा। 10% कुछ डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच हो गया, ऐसा कुछ सीन हुआ तो ही रिजेक्ट करते हैं वो। बाकी लेट्स होप भाई, मेरा तो लग चुका है पहले भी, अब इस बार देते हैं कि नहीं देते पता नहीं। तो जो भाई चाइना वीज़ा की वेबसाइट थी वहाँ पर ना ये ऑप्शन है ट्रैक योर एप्लीकेशन। यहाँ पे अपना पिकअप फॉर्म नंबर देना है जो उन्होंने वहाँ स्लिप दी थी VFS में, पासपोर्ट नंबर डालना है और अपना नाम डालना है। यहाँ से आप ना ट्रैक कर सकते हो फिर कि क्या स्टेटस है आपका, कि एम्बेसी में या अभी रिव्यू में या निकल चुका है या क्या है। तो मैं अभी अपना आपको डाल के दिखाता हूँ। इस तरह से 4 स्टेप होते हैं, आप देख सकते हो। एक्सेप्टेड, फिर आता है इन रिव्यू, और मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है भाई पेंडिंग कलेक्शन। तो अभी कुरियर के लिए निकल सकता है कभी भी, क्योंकि मैंने कुरियर ली थी ना सर्विस। भाई फाइनली अपना VFS से कुरियर आ गया, क्योंकि मैंने कुरियर सर्विस ली थी आपको बताया था, और खोल के ही मैंने देख लिया क्योंकि मेरे को वीडियो बनाने से पहले देखना था लगा कि नहीं लगा। क्योंकि ये भाई मेन वीज़ा है, इसके बिना हम ट्रिप पे निकल ही नहीं सकते। क्योंकि नेपाल तो इंडिया के लिए वीज़ा फ्री है, लेकिन चाइना में तो भाई वीज़ा चाहिए, और चाइना ही फर्स्ट कंट्री है हमारी, उसके बिना ट्रिप की शुरुआत ही नहीं हो सकती। बट भाई फाइनली वीज़ा लग चुका है, 3 महीने वैलिडिटी और 30 दिन का अपना स्टे पीरियड मिला है, मज़ेदार। तो भाई जिस दिन मेरा पासपोर्ट रिसीव हुआ उसके अगले ही मेरी वाइफ का भी पासपोर्ट आ गया है, दोनों का वीज़ा लग चुका है। 3 महीने की हमें वैलिडिटी और 30 डेज का स्टे दिया है, यानी 3 महीने में हम 30 दिन के लिए सिंगल टाइम एंट्री लेके वहाँ पे घूम सकते हैं, और उसके बाद हमें एग्जिट करना पड़ेगा। फीस मैंने सब कुछ आपको बता दी थी। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। काफ़ी लोगों का जो है ये वीज़ा रिजेक्ट है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कई लोग थोड़ा सा ध्यान से नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आप भी अगर अपने डॉक्यूमेंट्स में प्रॉपर अच्छे से कमांड रखोगे तो आपको भी चाइना का वीज़ा आराम से मिल सकता है। बाकी भाई जो मेंबरशिप के बारे में मैंने आपको बताया और कोर्स का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।